हो गया स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। खुश रहो। क्या बात है मोहित, तुमने पहली शर्ट बता दी। गुड। चलो अब मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो थोड़ा सा होमवर्क। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। एनी डाउट? एक्सरसाइज 1 4 एंड 5 बताओ। गुड इवनिंग। ब्लैक शर्ट आदित्य, हाँ। गुड। नहीं, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 बी पार्ट। 4 का बी पार्ट, राइट। ओके। 4 का बी पार्ट आसान है यार। ये ऐसे रिजल्ट को रिकर्शन नहीं बोलेंगे कि सर ये एक रिकर्सिव रिलेशन है। एफ ऑफ 3x तुमको 300 फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो पैटर्न दिया हुआ है एक, है ना। तो x को मैंने 100 पुट कर दिया, कम्स आउट 100। ध्यान से देखो, x को 100, दिस विल कम आउट 297। सोच पा रहे हो? अब मानते हो ये नंबर को मैंने 99, 3 इंटू 99, तो इमेजिन करो 100 प्लस, क्या 3 इंटू 99 को फ्रॉम सेम रिजल्ट पुट x इक्वल टू 99, x को 99 पुट कर दो, तो मानते हो f ऑफ 297 विल कम आउट 99 प्लस 3x माइनस 3, ये 294 आया कि नहीं? क्या अब तुमको फीलिंग डेवलप हो गई कि सर ऐसा करते करते, है ना, बस मैं एक टर्म और लिखूंगा, इसके बाद नहीं लिखूंगा। इसको फिर रीड कर लो, 3 इंटू 98, तो अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला पुट x इक्वल टू 98, so 3 into 98 is what? 98 plus f of, I think now it will come out 291, है ना, that is 3 into 97। बस अब मेरे ख्याल से इतना ऑब्जर्वेशन बहुत है। ऐसा करते करते आई विल कम टू लास्ट नंबर। मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा नोन है? तो मेरे हिसाब से f3 नोन है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करते करते मैं f3 तक ले गया, 3 इंटू 1, है ना। तो ऑब्जर्व करो, 3 इंटू 97 98 पर टर्मिनेट किया था, 3 इंटू 98 99 पर टर्मिनेट किया था, तो 3 इंटू 1 2 पर टर्मिनेट किया। बस अब मैं छोड़ रहा हूं, वैल्यू तुम निकाल लेना। इजी यार। 4 का ए पार्ट तो एकदम बच्चों टाइप का था, है ना। तो बच्चों टाइप सॉल्यूशन दे देता हूं तुमको। एफ ऑफ 3 चाहिए ना, एफ ऑफ 3। तो मैं एक्स नहीं बता रहा हूं, तुमको लगता नहीं दिस नंबर किसी x1 पर 3 होगा? आई डोंट नो दैट x, है ना। मान लो f एट x1 इज 3, मान लो, तो मैं x को x1 पुट करा दिया, तो f ऑफ fx1 माइनस fx1 अपॉन 1 प्लस fx1, लेकिन fx1 तो 3 था, तो माइनस ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 3 एंड f ऑफ 3, है ना। एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। f ऑफ fx तो तुम लोग सीख चुके हो यार। जो f ऑफ 1 माइनस, तुमको लगता नहीं सर इससे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए?
एफ ऑफ 1 प्लस, इससे एफ एक्स क्यों नहीं क्रिएट किया तुमने? 1 माइनस इज एक्स। इसको टी पढ़ लो ना यार, कि सर इसको टी पढ़ लेते हैं, टी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू बी टी, देन व्हाट विल एक्स कम आउट? तो तुमने सीएनडी सीखा होगा ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो, या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बाकी जिसको 10th क्लास की मैथ्स आती है वो समझ रहा है मैं क्या करने वाला हूं। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं तो एग्री करते हो सर ये x आ गया, 2x अपॉन 2, बुद्धि लगाओ, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, सही है? तो मानते हो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया? f ऑफ t इज व्हाट इज योर x? 1 माइनस टी 1 प्लस टी। अब तो तुम समझ रहे हो कि सर लेटर की सिग्निफिकेंस क्या है? f ऑफ x इज साइन x, f ऑफ t इज साइन t, एक ही तो बात है। दिस इज योर एफ एक्स। ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है? वो एबीसी चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर अप टू 10, 6 to 10, 7, क्वेश्चन नंबर 7। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 7 क्विकली। थोड़ा ठीक है क्वेश्चन, इसे बहुत ध्यान से देखना है ना, मुझे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। वैसे मैं रिपीट करता भी कहां हूं, है ना सर? आप रिपीट तो करते ही नहीं हो, ठीक है? आउट ऑफ सिलेबस बात बोल दी है ना। ठीक है, मानते हो मुझे बी पॉजिटिव, फाइंड ए, देर इज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल बी। तो बी पॉजिटिव नोन है मुझे, ठीक? और फिर तुमने क्वेश्चन तो समझ ही लिया। अरे यार सारे सवाल नहीं बताऊंगा यार ना, गलत बात, मैं नहीं बताऊंगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है इग्नोर, ठीक? अब नहीं। डोमेन इज सेम एज रेंज। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं। मैं इस क्वांटिटी को वेटेज दे रहा हूं, इस क्वांटिटी को, ठीक? तुमको लगता नहीं कि इट इज ए क्वाड्रेटिक? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, इसकी बात कर रहा हूं। अगर ए 0 है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, सही है? तो इफ ए इज 0, तुम्हारा फंक्शन क्या बन गया? ओनली रूट बी एक्स, जहां पर बी एक पॉजिटिव नंबर है। बताओ इसकी डोमेन कितनी होगी? बी एक पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली बोल दोगे कि सर डोमेन ग्रेटर इक्वल टू 0, सही है? मानते हो इसकी रेंज क्या होगी? यार तुम तो रूट एक्स का ग्राफ जानते हो, रूट ऑफ 2x, एनीथिंग इन 2x, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। तो तुमको समझ पा रहे हो ना कि सर रूट ऑफ 2x का ग्राफ, मुझे तो ग्राफ ही रटा हुआ है, रूट ऑफ 2x का ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना? तो आई थिंक रेंज ऑल्सो इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इजीली आई फाइंड कि डोमेन एज वेल एज रेंज बोथ आर सेम। तो मानते हो ये तो आंसर हो गया, दिस इज ए करेक्ट आंसर, सही है? अब मैं ए नॉट 0 पर जा रहा हूं। इफ ए इज नॉट 0, तो मानते हो अगर ए नॉट 0 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक पर मैं बुद्धि लगा रहा हूं कि ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। इफ आई से ए इज पॉजिटिव, इफ आई से ए इज नेगेटिव, है ना? तो ध्यान रखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं एफ एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो तुमको लगता नहीं अगर ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, दिस इज योर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो तुमको लगता नहीं दीज 2 पॉइंट्स माइनस बी बाई ए एंड 0, तो माइनस बी बाई ए, बी तो पॉजिटिव है ना, तो ये नंबर हो गया माइनस बी बाई ए और ये नंबर हो गया 0। सही। तो क्या तुमको दिख रहा है कि इसकी जो डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन, तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि यार डोमेन के लिए इस क्वांटिटी का ग्रेटर इक्वल 0 होना जरूरी है ना। तो क्या तुमको डोमेन दिख रही है कि सर ये तो माइनस इंफिनिटी माइनस बी बाई ए यूनियन 0 से इंफिनिटी, दिस इज योर डोमेन। लेकिन क्या तुमको लगता है कि जो रेंज है वो तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती? अरे अंडर रूट ऑफ रियल नंबर, सही है। तो रूट इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, इस बात को तुम अच्छी तरह समझते हो, तो मानते हो इन दिस केस इम्पॉसिबल बोल दूं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि डोमेन और रेंज सेम नहीं हो सकते। बुद्धि लगाओ, ठीक। कई लोगों को बात समझ में आई मैंने क्या कहा? अरे तुम रेंज बता दो चाहो तो, कि सर रेंज आपकी 0 से इंफिनिटी पूरी, क्योंकि तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक है इस पोर्शन का, ये 0 से इंफिनिटी गया, और 0 से इंफिनिटी का अगर अंडर रूट लोगे तो वो 0 से इंफिनिटी तो आएगा। तो आई फाइंड कि रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। तो मानते हो इस आंसर को रिजेक्ट कर दो? डोमेन एंड रेंज नॉट सेम, फाइन। अब चलो ए नेगेटिव की बात करते हैं। मैं ग्राफ अंडर रूट का नहीं बना रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। मैंने अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का ग्राफ नहीं बनाया है, मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का ग्राफ बनाया है, सही है। तो नाउ अगेन माइनस बी बाई ए, अब की बार ये नंबर होगा माइनस बी बाई ए और ये नंबर है 0। यार अब की बार माइनस बी बाई ए पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि ए नेगेटिव है ना। तो क्या दिस टाइम यू फाइंड कि अंडर रूट टू बी डिफाइंड, दिस विल बी द डोमेन। डोमेन इज 0 टू माइनस बी बाई ए, एग्री, है ना। नाउ कमिंग टू रेंज, डोंट यू थिंक कि जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, तुमको लगता नहीं कि सर ये 0 से लेकर ये y तक रेंज करेगा? ये पुट करके निकाल दो ना यार, माइनस बी बाई ए कॉमा कितना y आया, पुट करो, माइनस बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। कुछ गलत कर दिया ना? नहीं सही है, ये सॉरी, ये माइनस बी बाई 2a, अरे आधा होगा ना यार, वर्टेक्स दोनों का मिडिल पॉइंट हुआ ना, माइनस बी बाई 2a, है ना। माइनस बी बाई 2a पुट करो तो कितना आया, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 2a माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, सही है। तो जो नंबर तुम जिसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, मानते हो वो नंबर 0 से लेकर यहां तक जा रहा है। अरे फॉर एग्जाम्पल 0 से 4, अगर नंबर 0 से 4 है तो उसका स्क्वायर रूट 0 से √4 हुआ कि नहीं हुआ? सही है। तो आई थिंक रेंज विल कम आउट 0 टू अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ये बात सबके दिमाग में जानी चाहिए, इजी। तो अरे बहुत भारी सवाल मत पूछना मुझसे, ठीक है ना। रूट्स आर रियल, है ना, हाउ टू नो रूट्स आर रियल, इतने टफ सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है। यहां तक बात ठीक है? नहीं मैंने वैल्यू सही निकाली है ना, अंडर रूट ऑफ दैट, अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। अब आई एम इंटरेस्टेड टू मेक डोमेन एंड रेंज सेम, तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर मेक दीज 2 नंबर सेम, इन दोनों को बराबर करा दो, है ना, फॉर डोमेन इक्वल टू रेंज। तो कहां करूं, इसी के आगे यहां कर देते ना यार। डोमेन इक्वल टू रेंज को होल्ड कराने के लिए माइनस बी बाई ए सेम एज, अरे स्क्वायर कर दो ना यार, अंडर रूट ऑफ, तो व्हाट आई गेट,
रुको जगह क्रिएट करे। दिस एम्प्लॉय B is, sorry, A is -4, ये वैल्यू आ गई और तुम्हारा एजम्पशन A नेगेटिव था, है ना। तो मानते हो देर आर 2 आंसर्स, तो फाइनल आंसर इज 0, -4। इजी, वेरी इजी, राइट। बस थोड़ा सा ध्यान से किया मैंने, केयरफुली और क्या। नहीं, +b²/4a नहीं होगा, तुम पुट करके निकालो। मैं कह रहा हूं ना, पुट करके निकालो। मैंने जो लिखा है वो एकदम परफेक्ट लिखा है, ठीक। मत सोचो कि सर ये -b²/4a, माइनस लगने का मतलब नेगेटिव होता है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। -2 के आगे अगर माइनस लगा दिया जाए, माइनस और -2 तो +2 बन जाता है, ठीक है। तो वो b²/4a है ना, वो नेगेटिव नंबर है, समझ गए बात को। और मैंने पुट करके निकाला है, ठीक है। मैंने इस x को पुट करके निकाला है और बिल्कुल सही निकाला है, फाइन। अप टू 10 एनी अदर 10th, इसका मतलब है डिवीजन सिखाना तुम लोग को, है ना। अभी 10 तक पूछो, फिर थोड़ा आज मैं थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं थोड़ा, है ना। और फिर देखेंगे, समय बचेगा तो होमवर्क कंटिन्यू करेंगे। 10th, ओके। 9 बन गया ना सबको? 9 पूछा है डाउट, ओके। अनिकेत पार्ट 2 का मतलब है fx = f इनवर्स, ओके। मैंने कहा था ना अनिकेत कि जब भी टफ प्रॉब्लम आए तो बिलीव कर लेना कि सर fx f इनवर्स x का आंसर सेम होगा एज fx = x, वरना मुझसे सवाल नहीं बन पाएगा, ठीक है। कि आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करा सकते हो, फाइन। 10 पर अभी आएंगे, पहले 9 कर लो, ठीक है। x -8, मानते हो ये इक्वेशन कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या? ध्यान से देखो, नहीं ना। तो क्या ये कुछ डिसिमिलर फंक्शन जैसी फीलिंग नहीं दे रहा? 2 की पावर log x, जिसको log की प्रॉपर्टी आती है वो कहेगा सर इसको ना आप ऐसे लिख लो, x की पावर log 2 लिख लो। लिख सकता हूं, ऐसा log में पढ़ाया था, ठीक। तो मैं दोनों के ग्राफ की मदद ले रहा हूं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक। अरे इतनी डिफिकल्ट पावर है यार, तो मुझे तो रटवा दिया गया है। y = x -8 तो चलो बहुत इजी है, सही है। और x की पावर log 2 मैं घर से याद करके आया हूं कि पावर 1 से छोटी होती है तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, सही है। तो कॉन्केव डाउन ग्राफ, मानते हो कभी ना कभी ये लाइन कट करेगी, और मानते हो कॉन्केव डाउन ग्राफ और स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रेट, इसका रेट बेचारे का घट रहा है, सही है। तो जिसको जानकारी है इस बात की वो जानता है कि सर एक आदमी मुझसे आगे है ना, मुझसे आगे चल रहा है, लेकिन मैंने उसको ओवरटेक कर लिया। तो मैं उसे ओवरटेक करने का मतलब है कि अगर कोई पीछे चलने वाला ओवरटेक कर रहा है तो इसका मतलब पीछे चलने वाले को तेज चलना पड़ा होगा ना। और ये कांस्टेंट रेट है, ये डिक्रीजिंग रेट है ना। तो अगर पीछे चलने वाले ने ओवरटेक किया तो मानते हो अब ये आगे परमानेंट आगे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या तुमको दिखा हिट एंड ट्रायल से, मतलब फ्रॉम ग्राफ, कि सर देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन? फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर। और ये भी क्लियर है कि सर वो 8 के आगे है, 8 के आगे है सॉल्यूशन। तो यार हिट एंड ट्रायल से कोई पहचानो कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से बाय हिट एंड ट्रायल इफ आई पुट x = 10, आंसर आ गया 10 की पावर log base 2, है ना, log base 10 सॉरी,
तो इट इज 2 एंड दिस ऑल्सो इज 2. योर आंसर इज, अरे यार हर बार में तुम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मत बोला करो यार, ठीक है. हर बार में तुम लोग की रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता है बस, है. चलो क्वेश्चन नंबर 10. तुम लोग को मैंने डिवीजन नहीं सिखाया. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी क्लास में शायद डिवीजन की बात पहले भी हो चुकी है. क्यों, मैंने बताया नहीं कि जब किसी m को n से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशिएंट आता है, कुछ रिमाइंडर आता है. भूल गए तुम इस बात को? ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रूफ बताया था तो ये बात की के बारे में बोला था कि नहीं बोला था? तो पॉलिनोमियल px को डिवाइड किया x माइनस 1 से. पॉलिनोमियल डिवीजन स्कूल में सीखा होगा ना कि सर पॉलिनोमियल जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट जो होता है वो एक पॉलिनोमियल ही आता है. मान लो दैट पॉलिनोमियल बी q1, ये हो गया क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना. रिमाइंडर इसमें दिया गया है 1. सिमिलरली मानते ये जो इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी है ना. दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी. आराम से सोचना कि ये आइडेंटिटी कैसे बोल रहे हैं यार, ठीक है. जो LH में लिखा है वही RH में लिखा है, ब्रैकेट खोल दो तो RH की टर्म LH से बिल्कुल सेम दिखाई देगी, ठीक. वो क्या है ना, शीट के सॉल्यूशन अगर दे दिए ना मैंने तो सिलेक्शन में तकलीफ हो जाएगी. सॉल्यूशन पढ़ने वालों का कुछ होता है नहीं, तो उनका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है कि उनके लिए मेरे को सॉल्यूशन बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना. तो हालांकि कोई बना देगा सॉल्यूशन, बट आई नो कि दैट इज अ वेस्ट, ठीक. वो मेहनत की बर्बादी है, उसे रीड करने वाले का भी कुछ नहीं होगा, ठीक. वो तो मैं अभी से जानता हूं, जो लोग सॉल्यूशन रीड करेंगे उनका कुछ नहीं होना है. सम क्वोशिएंट प्लस सम रिमाइंडर. अब जिसको थोड़ी भी छोटी क्लास की मैथमेटिक्स आती है वो जानता है सर एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे, क्वाड्रेटिक से, तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्वाड्रेटिक से कम आएगी. तो लेट अस एज्यूम दिस टू बी रिमाइंडर. सही है ना. क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, लीनियर से ज्यादा आ ही नहीं सकता. बस अब ये 3 आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं. आई वॉन्ट 2 इक्वेशंस, है ना. 2 अननोन, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए. तो कुछ ऐसा पुट करो जिससे इस QX की जरूरत ही ना पड़े, है ना. इस QX की नीड ही ना पड़े. तो ठीक है, बहुत आराम से कि फ्रॉम हियर कैन सी P ऑफ 1 इज 1. यहां से देख सकता हूं P ऑफ 4 इज 10, ठीक. तो मैंने यहां पर जाके पुट कर दिया P ऑफ 1 इज 1, P ऑफ 4 इज 10. बस गॉट A एंड B, डन. चलो अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं ना. A और B सॉल्व कर लेना. कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखना ही नहीं है. क्यों सॉल्यूशन देखो जब क्लास में डिस्कशन होता है? सिंपल सी बात बताओ मुझे, जब हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों सॉल्यूशन देखेंगे? और टाइम से अटेम्प्ट करके आओ यार. ठीक है, ओवर. एक फॉर्मूला बताता हूं, तुम 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन रीड करके जाना एक एग्जाम में. चाहो तो इसको भी तुम लोग प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखना, ठीक. कि सर हम आपका बताया हुआ फॉर्मूले को अमल करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं. कि मैंने, तुम लोग किताबों के नाम लेते रहो ना, था किताब X के 100 क्वेश्चन रीड करके गया सॉल्यूशन, किताब बुक
वाई के सॉल्यूशंस रीड करके गया 100 200 क्वेश्चंस रीड करके गया, और फिर अपने दूसरे फ्रेंड से कहना कि तू ना 20 क्वेश्चन सॉल्व करके जा विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशंस। ठीक, तो तुम्हारा फ्रेंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएगा, तुम 200 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन रीड करके जाओगे, फिर दोनों के टेस्ट के मार्क्स में डिफरेंस देखना। ठीक है, तो वो जो 10 टाइम्स है ना, 10 टाइम्स, तो यू विल गेट द रिजल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब तुमने 10 टाइम्स क्वेश्चन अपने फ्रेंड से ज्यादा देखे और तुम्हारे मार्क्स 1/10 ऑफ हिज मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक, सही है ना? तो इसको ट्राई करके देखना है ना कि सर लेट्स ट्राई। ओके, लास्ट क्लास में मैंने ऑड इवन फंक्शन अब तुम ये देखना कि वो जो टास्क था कि 200 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस, तुमको कौन सा वाला पार्ट लेना है? तुमको 20 क्वेश्चंस वाला पार्ट लेना है, एंड फॉर योर फ्रेंड 200, है ना? तुम्हारा फ्रेंड होगा ना, कहीं एक्स जगह में पढ़ता होगा, कहीं वाई में पढ़ता होगा, उसको कहना तू ये किताब ले, बहुत अच्छी किताब है, इसके सॉल्यूशंस बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसको गुमराह करना। ठीक है, उसको कहना इस बुक की पूरी रीडिंग कर ले, और तुम साइलेंटली जो है ना, तुमको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हो ना, तुम 20 क्वेश्चंस सॉल्व करना, राइट, एंड सी द डिफरेंस। लास्ट क्लास में मैंने ऑड इवन को कंप्लीट कर दिया था ना। ऑड इवन का एक क्वेश्चन मैंने दिया था, आई थिंक उसको मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था, राइट? कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है ना जो मैंने क्लास में लिया था और अनसॉल्व छोड़ा हो? ऐसा नहीं है ना, है ना? चलो यार वो बस मेरी बातें लोग माने, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स इंप्रूव कैसे करना चाहिए ना, उसका वो पूरा ब्लड में है मेरे, है ना? लेकिन लोग समझे तो सही, है ना? लेट्स सी पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का तुमको एक छोटा सा आइडिया तो है ही कि सर फंक्शंस विच रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। ठीक, जो फंक्शन रिपीट करते हैं। ठीक, तो मैथमेटिकली हाउ डू वी रिप्रेजेंट पीरियोडिक फंक्शंस, है ना? लेट्स सी फंक्शंस विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर ऑल एक्स in its domain where t is a positive constant. यार तुम लोग तो हमेशा जनरल बातों पे आ जाते हो। बैकलॉग कैसे टैकल करें, छोड़ दे, बैकलॉग को छोड़ दे, है ना? जो करंट है उसको संभालें, बैकलॉग को थोड़ी संभाला जाता है, पहले करंट को संभाला जाता है। जब करंट संभल चुका होता है कि सर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आई हैव स्पेयर टाइम, मेरे पास समय फालतू है, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तब अपने बैकलॉग को संभाल लेना। ठीक है ना? कि चलो अब थोड़ा थोड़ा करके पीछे के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते हैं। इसमें ये सब बातें पता है कॉमन सेंस वाली बातें, ये सब बातें तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? ये सब बातें अपने आप आने वाली बातें हैं कि मेरे पास थोड़ा समय बचता है, चलो आधा घंटा देता हूं, है ना? वीक में एक दिन आधा घंटा या 1 घंटा दे करके थोड़ा थोड़ा अपना बैकलॉग खत्म करूंगा। लेकिन कोई बैकलॉग पर जुट गए और करंट छोड़ दिया तो फिर तो हो गया काम। ठीक है ना? चलो अब कोई बातें मत करना, क्योंकि सबको पता है कि सर अदर देन व्हाट इज गोइंग ऑन इन क्लास, है ना, दोज हु आर एक्टिव इन चैट, राइटिंग, एनीथिंग एल्स देन व्हाट इज गोइंग ऑन, जो क्लास में चल रहा है उसके अलावा हम कुछ और लिखते हैं, है ना, चैट में, तो हमारी रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। जितना ज्यादा लिखते हैं उतनी ज्यादा रैंक आती है। ये फॉर्मूला बता दिया था ना मैंने तुम लोग को कि सर मैं बहुत ज्यादा लिखता था चैट में, जो पढ़ा रहे थे ना उसके अलावा बहुत ज्यादा लिखता था,
तो मेरी बहुत ज्यादा रैंक आई, 21,000, है ना, 21,500 मे बी कि सर नो रैंक। क्यों? क्योंकि जितनी आनी थी उतनी तो आईआईटी वाले दिखाते ही नहीं है। ठीक है, तो समझ गए सब लोग? ये कन्वेंशन है भाई, कन्वेंशन है। लेंथ आफ्टर विच फंक्शन रिपीट। तो लेंथ को तुम लोग नेगेटिव लिखते हो क्या कि सर लेंथ -3 है ना? तो टर्म है कि पीरियड को हम लोग पॉजिटिव आंसर करते हैं, राइट? देन फंक्शन इज पीरियोडिक। अच्छा, टी को मैं एक छोटा सा टर्म डालता हूं, ध्यान से देखना। टी को मैं नॉट ओनली पॉजिटिव, इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर। लीस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू। देन फंक्शन इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड। Function is said to be periodic with fundamental period t. This is the definition. हम लोग कहते हैं रोस्टिंग चैनल नहीं कहना चाहिए उसे, इशू। इसके लिए वर्ड यूज करना चाहिए कि सर ट्रूथ, ट्रू, है ना, ट्रू बातें बताते हो आप, है ना। रोस्टिंग वर्ड मत यूज करो यार, ठीक है? आप ट्रुथ बताते हो। तुम लोग की लैंग्वेज ही बिगड़ गई, पता नहीं, ज्यादा यूट्यूब, ज्यादा ऑनलाइन, है ना, ज्यादा मोबाइल देखते देखते जो है ना, तुम लोग के मतलब लैंग्वेज ही खराब हो गई, करप्ट हो गई पूरी तरह से। फैक्ट्स, है ना, बिल्कुल सही। मत बनो यार इतने सारे लोग, जिसे देखो वही मोबाइल लेके बैठा हुआ है, नहीं, मत बनो सबके जैसा। क्योंकि पता है इतने सारे लोगों का तो फ्यूचर शानदार होना नहीं है। फ्यूचर शानदार होना है इतने जरा से लोगों का, थोड़े से लोगों का। तो अगर तुम उन सब लोगों की तरह बन गए तो तुम्हारा फ्यूचर भी उनके जैसा ही होगा, है ना। डेफिनेशन करेक्ट, राइट? फाइन। तो अब इस बात के बहुत सिंपल सिंपल से एप्लीकेशन, साइन ऑफ एक्स, मानते हो? साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई फॉर एवरी एक्स इन डोमेन साइन एक्स होता है। अच्छी तरह तुम इस बात को जानते हो, मानते हो? साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई भी फॉर एवरी एक्स साइन एक्स होता है ना। नॉट ओनली 2 पाई, अगर मैं 4 पाई भी लिखूं तो भी तुम्हारी ये डेफिनेशन होल्ड हुई कि नहीं हुई? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज एफ एक्स। तो तुमको लग रहा है ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज एफ ऑफ एक्स के लिए तो मेरे को इतने सारे आंसर्स दिख रहे हैं, सही। लेकिन मानते हो फंडामेंटल पीरियड किसको कहा गया? फंडामेंटल पीरियड कहा गया लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो व्हाट इज दैट इक्वल टू? तो फॉर दिस फंक्शन, फॉर साइन एक्स फंक्शन, व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड? तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल पीरियड फॉर द फंक्शन इज 2 पाई। एग्री क्विकली? बात समझ रहे हो कि व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड, है ना। और ये जो तुमको और भी कई सारे वैल्यू दिख रहे हैं ना, कि हम t की वैल्यू
2 पाई बोल सकते हैं, टी की वैल्यू 4 पाई बोल सकते हैं, टी, अरे यार लीस्ट ही क्यों? तुम सबसे छोटा इंटरवल ऑफ लेंथ बताओ ना यार, किस लेंथ के बाद रिपीट करेगा? तो क्या तुम जो साइन एक्स 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो क्या तुम कहोगे कि सर 12 पाई के बाद रिपीट कर रहा है? हाँ, तो बेस्ट आंसर तो 2 पाई हुआ ना, कि सर इतनी मेहनत क्यों बताते हो? जो बात 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट हो रही थी, मैं 12 पाई बोलूंगा तो मूर्खता नहीं कहलाएगा? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम 12 पाई आंसर नहीं कर सकते, हम 12 पाई आंसर बिल्कुल करेंगे, है ना? कब? जब वो कहेगा मुझसे पीरियड बताओ। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड फंडामेंटल पीरियड. Fundamental period is the least value, and all those values of t, all those values for which this equation is true, उसको पीरियड कहा जाता है. ठीक है, तो बेसिकली पीरियड के आंसर इनफाइनाइट है एंड फंडामेंटल का आंसर यूनिक है. ठीक है, फाइन. लेकिन एग्जाम्स में, है ना, एग्जाम में वो तुमसे ऐसे थोड़ी पूछेगा कि बताओ पीरियड क्या है, बताओ फंडामेंटल पीरियड क्या है. ही विल एक्सपेक्ट यू वन आंसर ओनली. ठीक है, तो वो तुमसे फंडामेंटल पीरियड ही एक्सपेक्ट करेगा, डोंट वरी. ठीक, तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रैक्टिकल रहे अपन कि सर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? तो ये छोटी छोटी बातें बहस करने वाली बातें थोड़ी है, वरना अच्छे सवाल का तो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो छोटी बातों में उलझे रह जाएंगे, राइट? कि ये साइन एक्स रिपीट हो रहा है, तो कोई कहेगा कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, कितनी गंदी लाइन बना दी. उसको लोग गधा नहीं कहेंगे अगर वो कहेगा कि यार इस लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, सॉरी यहां तक इतनी लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, बताओ. तो उसको लोग मूर्ख नहीं कहेंगे, कहेंगे कैसी बात कर रहा है, जो बात इस लेंथ के बाद हो रही थी तो इतना लंबा मेरे को क्यों बता रहा है ना? तो इसलिए बेस्ट आंसर ऑफ रिपीटिशन इज शॉर्टेस्ट आंसर. ठीक है, कि सर आप तो मुझे शॉर्टेस्ट आंसर बताओ, जो सबसे छोटा आंसर है वो बताओ. ठीक है, जिससे कि मुझे साइन एक्स का जब डिस्कशन करना पड़े, मैं कहूं कि बस तुम तो 0 से 2 पाई में डिस्कस कर लो, उसके बाद तुमको डिस्कस करने की नीड ही नहीं है, उसके आगे वो कंटिन्यू होती चली जाएगी प्रोसेस. दिमाग में गई बात? ठीक है, दैट्स वाई वी प्रेफर टू आंसर फंडामेंटल पीरियड. ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ. मान लो T इज द फंडामेंटल पीरियड, ऐसा मैंने मान लिया. मान लो फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड इज T. फाइन, देन योर फंक्शन f will satisfy this equation for all x in domain where n is an integer. सोचो इस बात को. f of x plus integral multiple of t will be fx only. जल्दी सोचो इस बात को. समझ में आ रहा है ना कि सर आप x पर वैल्यू निकाल रहे हो, x पर, ये x है, तो आप 2 पाई लेंथ आगे जाओ, वैल्यू वही आएगी जो x पर थी. 2 पाई लेंथ, इसमें 2 पाई जोड़ो रे, ये आया. आप 4 पाई ऐड करो, वैल्यू वही आएगी. गलत तो नहीं कर रहा हूं, है ना? एंड सो ऑन. तो बिल्कुल सही बात है. ठीक. अब यार ये सब छोटी छोटी बातों को अपन प्रूफ क्यों करेंगे नहीं कि सर एफ है ना, और या फिर तुम पीछे जाओ कि सर हम तो 2 पाई लेंथ पीछे जाएंगे, है ना? तो इसमें 2 पाई माइनस करने का मतलब क्या है यहां पर? तो तुमको लगता नहीं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी, आइदर यू मूव फॉरवर्ड और यू मूव बैकवर्ड, वैल्यू वही होगी जो एक्स पर थी. आराम से ऑब्जर्व हो रहा है ना? और इस बात को कोई कहेगा मैथमेटिकली, तो वो भी समझ जाओगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है. मैं तो बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि देखो x प्लस 2t, x प्लस 2t को मैंने कहा कि वाई नॉट यू राइट x प्लस टी प्लस टी. ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? अब इसको तुम
गलत कर दिया क्या? इसको तुम x की तरह ट्रीट करो कि सर ये एक नंबर t है, t, तो f ऑफ t प्लस कैपिटल T बराबर एफ टी हुआ कि नहीं हुआ? मन में सोचो, ये t है तो f ऑफ t प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू f ऑफ t ओनली। और फिर अब तुम कहोगे सर f ऑफ x प्लस टी तो fx हो गया। तो मैथमेटिकली भी मैं देख सकता हूं जो बात मैं ग्राफ से तुरंत देख सकता था। ठीक, तो मेरे ख्याल से दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। फाइन, चलो क्विकली आगे मूव करते हैं, है ना। बहुत छोटा सा आर्टिकल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों ने बहुत ज्यादा यूज कर रखा है ना। फ्रैक्शन फंक्शन, फाइंड फंडामेंटल पीरियड, फाइंड करो चलो। फाइंड फंडामेंटल पीरियड। फाइंड फंडामेंटल पीरियड, पहले का आंसर 1, बिल्कुल सही। सबको पता है फ्रैक्शन एक्स विल रिपीट आफ्टर 1, आफ्टर द लेंथ ऑफ 1, और अगर थीटा रिपीट हुआ तो साइन थीटा भी रिपीट करेगा, है ना। तो तुम चाहो तो ग्राफ, फर्स्ट प्रॉब्लम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 से 1, जब हम x को 0 से 1 लेंगे तो ये जो इनपुट है 0 से 2 पाई चला जाएगा, 0 से 1। अब मानते 1 से 2 में यही ग्राफ रिपीट कर जाएगा, 1 से 2 में, क्योंकि तुम्हारा थीटा रिपीट हो गया ना भाई, एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है कि फंडामेंटल पीरियड इज 1। व्हाट इज द आंसर टू सेकंड पार्ट? देखें सेकंड पार्ट, हाँ सही है दिव्यांशु, बिल्कुल ठीक। फंडामेंटल पीरियड, बाकी लोग भी निकाले भाई। हाँ हाँ, तुम्हारा आंसर मैंने बता दिया। मोहित करेक्ट, निखिल करेक्ट, हर्षित करेक्ट, अनुपम करेक्ट, गुड, नाइस। जिसके आंसर मैंने बोल दिया, हाँ नहीं और कोई करेक्ट? आयुष्मान करेक्ट, पुलकित करेक्ट, युवराज, ये क्या लिख रहे हो यार, दिव्यम, दिव्यम नाम था ना कि क्या नाम था? ठीक है, आई थिंक बहुत आंसर्स देख लिए मैंने। वंश करेक्ट, ओके। चलो क्विकली सी, एग्री करते हो कि सेकंड फंक्शन 0 से 1 इंटरवल, जितने लोग हाफ आंसर लिख रहे हैं वो लोग सही हैं, ओके। अब तो मेरे ख्याल से सभी का आंसर दिख रहा है मुझे हाफ, गुड। दिव्य, भवदीप, बहुत लोगों के आंसर दिख रहे हैं, वंश, राइट। क्या फील कर रहे हो? x 0 से 1 पर एंगल 0 से 4 पाई, तो 0 से 1 इंटरवल, 0 to 1, इमेजिन कर पा रहे हो? 0 से लेकर 4 पाई। अब मानते हो 1 से 2 यही सेम रिपीट है ना, 1 से 2। आ गई ना फीलिंग? वो थोड़ा सा राइट में ज्यादा चला गया ना, अच्छा नहीं वो, ठीक है ठीक है, आ गया, याद आ गया, ठीक। तो दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है ना
कि सर इसका जो रिपीटिशन है आप 1 क्यों आंसर करते हो, आपका रिपीटिशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया। देखो आफ्टर दिस आई थिंक रिपीटिशन मुझे दिख रहा है ना, तो क्या मैं आंसर हाफ कर दूं? इजी। तो माय आंसर टू दिस प्रॉब्लम फंडामेंटल पीरियड इज हाफ। अब मेरे ख्याल से थर्ड का आंसर भी सभी का अब तक आ गया होगा, और जिसका थर्ड आ गया है वो फोर्थ को भी बता दे। गुड। तृष्णा, त्रिषा, त्रिषा नॉट तृष्णा। गुड। आदित्य, वैभव, सबके आंसर सही है। हनी, दिव्यांशु, ये एक कोई कॉमा लिख रहा है। अच्छा कॉमा मतलब फोर्थ का आंसर। हाँ रौनक सही है, सबका सही है। वो दिव्यांशु रॉन्ग, सेकंड का आंसर रॉन्ग। यश सेकंड का आंसर रॉन्ग। कौशल सेकंड का आंसर रॉन्ग। सेकंड का आंसर एक का किसी का मेरे को सही दिखा था। हाँ दिव्यांशु नाउ करेक्ट। हाँ सही है दिव्यांशु। हाँ ठीक है, बाकी लोगों को अभी बताऊंगा क्या गलती थी। तो आई थिंक थर्ड वन तो इजी है। थर्ड का तो सबका आंसर 1/3 मुझे दिखाई दे रहा है ना, सभी ने 1/3 आंसर कर दिया। तो अंतर देख रहे हो ना यार, कि अच्छे लोगों से पढ़ने का फर्क पड़ता है नहीं। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंस बताऊं तुमको, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैथ्स अगर तुम यहां पढ़ रहे हो तो यार फिर कहीं और मत पढ़ो, मेरी एडवाइस है, पता है तुम लोगों के लिए। अननेसेसरी क्यों कंफ्यूजन बढ़ाते हो, है नहीं। ओके थर्ड वन, 6 पाई फ्रैक्शन एक्स। तुमको लगता है एक्स 0 से 1, 0 से 6 पाई, देखना एक बार 0 से 6 पाई कंप्लीट कर दिया क्या मैंने। दिस इज फॉर 0 to 1। एग्री करते हो? 1 से 2 सेम ग्राफ विल कंटिन्यू। नहीं प्रियम गलत है, फोर्थ का आंसर। भवदीप गलत है। हरीश रॉन्ग, है ना। हाँ अब सोचो इस बारे में कि तुम लोग क्या गलत कर रहे हो। 1 से 2, 1 से 2 यही ग्राफ को कंटिन्यू करूं कि सर 1 से 2 ये सेम इनपुट, तो सेम ग्राफ। एंड सो ऑन 2 to 3। सही बना दिया ना, हाँ ठीक है। फाइन। तो आई थिंक इजी कि थर्ड पार्ट का आंसर 1/3। फोर्थ पार्ट के लिए अपन अगले पन्ने पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही बना लेते हैं। अब मैं क्या बोलूं जे, हाँ हर्षित का आंसर करेक्ट है। हर्षित करेक्ट। ठीक है, अब देख लो तुम लोग की क्या गलत कर रहे हो। नहीं नहीं जिसने सही, कौन सा कलर बचा है अब मेरे पास, ये ब्लैक के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। रेड, ओके रेड कलर है ना, क्यों? क्योंकि सर ये क्वेश्चन रेड था, है ना, इसके मोस्टली लोगों ने गलत जवाब दिए, तो लाल रंग यूज करते हैं ना, कि देखे तो ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट, ओके। डू यू एग्री 0 से 1 इंटरवल योर थीटा गो फ्रॉम 0 to 7 पाई। नाउ 0 to 7 पाई, ध्यान से देखना। कहां तक पहुंच गया? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई। 7 पाई तो यहीं आ गया, देखना एक बार सही है क्या। पूरा ही चला गया। ठहर जाओ यार 1 मिनट, काउंटिंग गलत हो गई थी ना। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई।
देखना सही है, अप टू 7 पाई। अब मुझे बताओ 1 से 2, अरे मत लिखो, अब सब गलत आंसर लिख रहे हो जितने लोग हैं ना। 1 से 2 जो ग्राफ 0 से 1 में बना है, क्या इसी को रिपीट करूं? जल्दी इस बात का जवाब दो। जो ग्राफ 0 से 1 में बना है, क्या वही ग्राफ 1 से 2 में रिपीट होगा? यस। तो 1 से 2 का ग्राफ, फोर पाई, 6 पाई, 7 पाई। दिस इज द ग्राफ फॉर 1 से 2। कुछ नजर आया? हाँ। अब किसी को रिपीट, नॉन पीरियोडिक कौन कह रहा है? कैसी बेकार बात कर रहे हो नॉन पीरियोडिक बोल करके? हाँ। और इसके पीछे का ग्राफ भी चाहो तो बना दो कि सर -1। ये तो जगह ही गड़बड़ कर दिया। सही है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो क्या किसी को रिपीटिशन लेंथ दिखाई दी कि सर तो 1 ही है? ये है रिपीटिशन लेंथ, देखो। फॉलो होना चाहिए, सही है ना? तो थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत थी भाई। तो आंसर टू द प्रॉब्लम इज p इक्वल टू 1 ओनली। तो इसको फॉर्मूला मत बना देना कि सर इवन 2 पाई इंटू n फ्रैक्शन x का आंसर 1/n। ठीक है ना? और जब ऑड पाई लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई इंटू फ्रैक्शन x का आंसर 1 मत रटना। ठीक, चलो क्विकली 10 सेकेंड्स। हाँ 1 दिया था मैंने, कई लोगों का देखा था आंसर। कीर्ति, गुड। प्रूव दैट 2/7 इज रॉन्ग। कैसी बात करो, प्रूफ तो कर तो दिया, निकाल के दिखा तो दिया। ऐसे कितने गलत आंसर्स को मैं प्रूव करता रहूंगा? तुम कहोगे सर प्रूव करो कि पाई इज रॉन्ग। बुद्धि लगाओ। तो देर आर इनफाइनाइट रॉन्ग आंसर्स एंड देर इज ओनली 1 करेक्ट आंसर। तो वो इनफाइनाइट को मैं गलत प्रूफ थोड़ी करूंगा। आंसर निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है। ठीक है, नाउ कुछ नोट फॉलो कर लेते हैं, फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के आते हैं। डिक्टेट करूं? हाँ चलो डिक्टेट करता हूं, लिखो, कॉपी में लिखो, है ना। पॉइंट नंबर 1, कांस्टेंट फंक्शन whose domain is R, defined for x belongs to R, is periodic. Constant function which is defined for x belongs to R is periodic, whose fundamental period is not defined. Whose fundamental period is not defined. Constant function is periodic function whose fundamental period is not defined. चलो, ये बहुत लोग कह रहे हैं सर वाई नॉट 5/7, वाई नॉट 5/7। तो जा करके खुद आंसर ढूंढ लो ना यार कि सर ये सामने ग्राफ बना है और हम इस ग्राफ को देख के नहीं बता पाएंगे कि वाई नॉट 5/7। लो मार्क कर दो 5/7 कहां है।
5/7 होगा 6/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, ये है 5/7, ये है। अब एक काम करो, 5/7 के आगे मूव करो। क्या तुमको लग रहा है कि सर 0 से 5/7 में जो ग्राफ बना था, क्या वही ग्राफ तुमको 5/7 से 10/7 में दिख रहा है क्या? जो लोग कह रहे हैं कि वाई नॉट 5/7, ग्राफ देखें सामने, 5/7 से लेकर 10/7 तक, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, ये रहा 10/7। यहां का ग्राफ और यहां का ग्राफ सेम है क्या? बोलो, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से अब इस तरह के बेकार के डाउट निकाल दो कि 2/7 या 5/7 है ना, इस तरह की बातें खत्म करो कि सर 2/7 सही है। कैसी बात कर रहे हो, कैसे सही हो सकता है? अभी मैं 2/7 के लिए यहां से यहां तक दूंगा कि ले यहां से ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, ये 2/7 लेंथ ही तो है ये। इसको 2/7 लेंथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये बताओ। ये 2/7 लेंथ है ना। अब इसी के आगे 2/7 लेंथ का ग्राफ देखो, क्या ये दोनों ग्राफ सेम है? कि सर ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या ये सेम दिख रहे हैं तुमको? तो बिल्कुल गलत बात है ना। अब इस तरह की नॉनसेंस बात अब मत लिखो बार बार, ठीक है? लॉजिक क्लियर आई थिंक, कि जो भी मुझे उल्टे सीधे आंसर आ रहे थे वो सारे उल्टे सीधे आंसर क्यों गलत हैं, ठीक? लैग हो रहा है, रिफ्रेश कर दो हरीश, तुम्हारे एंड पर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? ओके, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में तो तुम समझ गए ना कि सर कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड, फंडामेंटल पीरियड क्यों नहीं है? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में t की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या बताओगे? fx इज ऑलवेज 2। तो समझ में आ रहा है ना कि अगर fx ऑलवेज 2 है तो x में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या ऐड करूं कि वो सेम एज fx हो, ठीक? तो तुम समझ पा रहोगे कि सर आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट, राइट? t की वैल्यू मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि हर x पर ही तो सेम है बेचारा, ठीक? गॉट इट? फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड, ओके? नाउ एक बहुत अच्छा आइडिया पर जाते हैं, यहां पर बहुत ध्यान देना, दैट इज समथिंग वेरी गुड। मान लो fx फंक्शन इज सम ऑफ टू फंक्शंस, है ना? इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड t1. दिस फंक्शन ऑल्सो इज पीरियोडिक with fundamental period t2. Okay, now interested, what is the fundamental period of fx if periodic? अगर periodic है तो, ये दोनों periodic हैं, तो I want to know कि क्या ये फंक्शन periodic होगा, ठीक? अब अपन एकदम बेसिक से चलते हैं, राइट? तो तुम चाहते हो ना कि f ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स फॉर एवरी x, यही चाहते हो ना? तो थोड़ा ध्यान से देखना, gx, हाँ नहीं फॉर्मूला नहीं आ देते, अपन लॉजिक पर जाएंगे ना, तो थोड़ा कंसंट्रेट करना, इससे तुम्हारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे। gx का जो रिपीटिशन है, मानते हो gx का फंडामेंटल पीरियड t1 है, लेकिन अगर रिपीटिशन लेंथ की बात की जाए, लेंथ आफ्टर विच gx विल रिपीट, तो तुम मानते हो कि सर दैट लेंथ इज t1, सही? और यू कैन से कि सर gx विल रिपीट आफ्टर 2t1, इसमें किसी को कोई तकलीफ है? अगर मैं बोलता हूं gx रिपीट्स आफ्टर 2t1, इज द स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? माइट बी पॉसिबल। क्यों माइट बी पॉसिबल? क्यों? कैसी बात कर रहा है यार? साइन एक्स 2 पाई के बाद रिपीट करता है, साइन एक्स 4 पाई के बाद रिपीट करता है, क्या यह गलत बात है? सही है ना? सही बात है ना कि साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर लेंथ ऑफ 4 पाई इज करेक्ट, ठीक? लेकिन सबसे छोटा वैल्यू आफ्टर विच साइन एक्स रिपीट्स इज 2 पाई। अब इसी तरह से
क्या मैं कह सकता हूं gx रिपीट्स आफ्टर 3t1? क्या मैं कह सकता हूं gx रिपीट्स आफ्टर 4t1? जा रहा होगा दिमाग में, एंड सो ऑन। तो ये वो सारे नंबर मैंने लिख दिए आफ्टर विच gx रिपीट। ओके, नाउ hx रिपीट आफ्टर t2, 2t2, 3t2 एंड सो ऑन, 4t2, 5t2, 6t2, 7t2 एंड सो ऑन। सही। मान लो ये सब पीरियड्स है ना, इनको पीरियड कहा जाता है। तुमने तो डेफिनेशन सुनी थी ना कि सर फंडामेंटल पीरियड एंड पीरियड दे आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, है ना। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये सारे पीरियड के वैल्यू लिख दिए मैंने, है ना। नाउ नहीं तुम दिव्यांशु, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करो यार, तुम बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ओके, मान लो ये नंबर और ये नंबर बराबर आ गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं, लेट 2t1 इज 5t2। अब मुझे बताओ प्रियम कि अगर ये दोनों नंबर सेम है तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हो कि सर ऐसे आगे आप और नंबर लिखते जा रहे हो तो आपको और भी कॉमन नंबर्स आगे भी मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा कि देर इज ओनली वन पेयर विच इज इक्वल, देर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइट पेयर्स विच विल ऑल्सो बी इक्वल। मानते हो इस बात को? ना, मैं ये कमेंट बिल्कुल गलत है। अगर तुम लिख रहे हो 4t1 बराबर 10t2, दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, वो आगे कौन से नंबर मैच करेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आगे और भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे। सही है, इस बात पर मत कमेंट करो कि वो और कौन से आगे पेयर इक्वल आने वाले, ये कमेंट करने में जल्दबाजी मत दिखाओ। ठीक है, फाइन। समझ में आ रही है ना बातें? ठीक है, तो आई एम गेटिंग मोर नंबर्स। वैसे बात तो तुम्हारी सही है कि सर 4t1 और 10t2 भी बराबर होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारी बात में आई एग्री। ओके, तो आई फाइंड कि आगे और भी कॉम्बिनेशन मुझे इक्वल मिलेंगे। ठीक, यहां तक सही है कि और कॉम्बिनेशन इक्वल मिलेंगे। अब मुझे बताओ, क्या मैं बोलूं कि f, ठीक है, f ऑफ x, सॉरी f ऑफ x, कॉन्सेंट्रेट करो, f ऑफ x प्लस 2t1 इज गोइंग टू बी सेम एज fx। इसका रीजन समझो, है ना, समझना क्यों? क्योंकि f ऑफ x प्लस 2t1 इज g ऑफ x प्लस 2t1, सही, प्लस h ऑफ x प्लस, अगर मैं 2t1 के बजाय 5t2 लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ है इस बात में कि सर आपने 2t1 के बजाय 5t2 कैसे लिख दिया? सोचो इस बारे में, सोचो इस बात को, है ना। समझ में बात आई ना कि मैं अरे यार दे आर इक्वल, 2t1 एंड 5t2 आर इक्वल, है ना। अरे अब क्यों रिपीट करूंगा? f ऑफ x प्लस 2t1 निकाल के दिखा तो दिया, g ऑफ x प्लस 2t1, h ऑफ x प्लस 2t1, मैंने 2t1 के बजाय 5t2 लिख दिया। ठीक, राइट। तो आई थिंक ये बात प्रूव हो गई कि सर ये तो gx आ गया, ये gx आ गया क्योंकि g पीरियोडिक था विद t1, ये hx आ गया, h पीरियोडिक था विद t2, सही। तो क्या मेरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ? तो क्या तुमको आंसर मिला कि योर f इज पीरियोडिक विथ दिस? ये मेरा f का पीरियड है।
है ना। अब अगर तुम ध्यान से बात को समझने की कोशिश करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम? क्या ये सब मल्टीपल्स ऑफ T1 नहीं कहलाएंगे? है ना, फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़ाते हैं ना, या और छोटी क्लास में पढ़ाते हैं मल्टीपल्स, है? इंटीजर से मल्टीप्लाई करके वो मल्टीपल्स कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? कि सर दीज आर और मल्टीपल्स, T1 के मल्टीपल्स, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ T2, है ना, मल्टीपल्स ऑफ T1, मल्टीपल्स ऑफ T2, देन दिस इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ T1 T2। फिर उसके बाद तुम कहोगे कि सर कॉमन मल्टीपल बहुत सारे थे लेकिन आपने सबसे छोटा आंसर उठाया, तो देखो जनरेट हुई ना डेफिनेशन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ निकला कि सर ये तो सब डिराइव हो रहा है ना। तो आई थिंक यू गॉट माई आंसर कि इफ दिस फंक्शन इज पीरियोडिक देन इट्स पीरियड, इसके पीरियड को मैंने टी माना, then that is LCM of T1 T2। so this function if periodic, अगर पीरियोडिक है तो उसका आंसर LCM ऑफ T1 T2 होगा। ठीक, अभी अभी बात को समझो, अभी मैं इस बात की गहराई पर आ रहा हूं, ठीक है। अरे एलसीएम कई लोग लिख रहे हैं, मैं मानता हूं एलसीएम, मैंने स्टेटमेंट में देखा है, सबने एलसीएम लिखा है। मैं बात को डिराइव करने की बात कर रहा था, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट एज ए रिजल्ट बात नहीं करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये लॉजिक से आया है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? हाँ, कई लोगों ने आंसर एलसीएम लिख रखा था, मैंने देखा है ना, मेरे पास में आंसर बहुत पहले से दिख रहे हैं मुझे कि आंसर इज एलसीएम ऑफ, ठीक। हाँ, अभी भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने को है। तो तुमको लगता नहीं कि सर सबसे पहली बात तो एलसीएम होना भी तो चाहिए, एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। तो थोड़ी सी बात अपन एलसीएम के बारे में कर लेते हैं। तुमको लगेगा सर ये क्या फोर्थ फिफ्थ क्लास की मैथ सिखा रहे हो आप, हैं? T1 T2 इट्स एलसीएम, ठीक है। तो इफ T1 इज रैशनल, T2 also is rational, then LCM will definitely exist। LCM होगा, डिफाइन होगा हमेशा। If T1 is rational, T2 is irrational। अभी हम सारी बातों को समझेंगे ना। Not exist, LCM exist नहीं होगा। इसका इंटरचेंज कर दूं तो तुम समझ ही रहोगे सर, जब इसका आंसर नॉट एग्जिस्ट है तो अगर ये इररेशनल है ये रैशनल है तो भी नॉट एग्जिस्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोथ इररेशनल। इररेशनल इररेशनल, है ना। आंसर है यार कुछ भी आउट ऑफ ट्रैक है। आर्यमन, तुमसे क्या कहूं मैं, तुमसे रैंक पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे, हाँ? कि सर कि एग्जाम्पल तो नहीं बनना चाहते लोगों के सामने, हाँ? क्लास में कुछ चल रहा है, यहां लिख रहे हैं ए दास गुप्ता, कर लें क्या? तुम सब कर लो यार, सभी करना है, बिल्कुल तुमको सब करना है। ओके, इररेशनल इररेशनल, आंसर एग्जिस्ट कर भी सकता है, आंसर एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। तो विल एग्जिस्ट इफ देयर कॉज इज सेम। किस बात की कॉज? इररेशनल होने की कॉज।
इज सेम। अभी मैं सब बातें एक्सप्लेन करूंगा, सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अभी इस तरह की हाई फाई बातें मत लिखो अनिकेत, है ना। dy बाई डी एक्स, पहले अपन डेफिनेशन तो समझ ले। तुम लोग तो यार एडवांस पहले चले जाते हो। लोग कहते हैं कि विजी सर हाई फाई पढ़ाते हैं, मुझे तो लगता है मुझसे पढ़ने वाले बच्चे मुझसे हाई फाई बातें करते हैं। हाँ, तुम लोग मुझे फोर्स करते हो कि मैं हाई फाई बातें बताऊं, और मैं तब भी नहीं बताता हूं। हाँ? अगर कॉज इरेशनल की सेम है तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। अभी अभी सारी बातें समझेंगे। हाँ। ओके, चलो एलसीएम निकालना सीखते हैं, है ना। अभी तो खाली ये पता पड़ा है कि एलसीएम कब होता है कब नहीं होता है, राइट। चलो आज तुम लोग को एलसीएम निकालना सिखाता हूं। किसका निकालोगे? 3/7 एंड 8/5 एलसीएम। ठीक है, चलो एलसीएम निकालते हैं। मानते हो जो भी एलसीएम होगा, वॉट एवर द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3/7। जल्दी से हाँ बोलो। ना ना ना, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मेरे को लॉजिक चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत बात मत बोलना बिल्कुल, ठीक है। कोई मेरे सामने फॉर्मूला मत बोलना कि सर न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये सब बातें अभी मेरे सामने कोई नहीं बोलेगा। इस बात को एग्री करते हो? यस बोलो, यस। जो भी एलसीएम है वो मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3/7 होगा। यस। मानते हो एलसीएम विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 8/5? से यस, क्योंकि कॉमन मल्टीपल। थिंक। मानते हो n1 लीस्ट, आई एम इंटरेस्टेड whatever least value of n1 satisfy this equation is will give my LCM। सोचो सोचो, मल्टीपल और n1 सबसे छोटा, n2 सबसे छोटा, सही। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यार थोड़ा सा देखो सर, 15 n1 8 इंटू 7 56 n2, यहां तक ठीक। मानते हो दोनों साइड कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, कोई प्राइम नंबर कुछ भी नहीं कट रहा दोनों साइड, है ना। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सबसे छोटा n1 क्या है? तो n1 की लीस्ट वैल्यू कितनी आई सेटिस्फाइंग इक्वेशन? मानते हो 56 होनी पड़ेगी। अरे यार ये 56 इंटू लिखा हुआ है, तो ये नंबर 56 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी होना पड़ेगा ना यार। तो आपको n1 को 56 लेना पड़ेगा। एंड व्हाट इज योर n2 लीस्ट? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n2? है ना। तो आई थिंक यू विल आंसर 15 कि सर उधर 15 लिखा हुआ है, तो इधर भी 15 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 5 कुछ भी इस साइड में प्रेजेंट नहीं है 56 में, तो दोनों को n2 में प्रेजेंट होना पड़ेगा। एग्री करते हो? तो क्या मेरा एलसीएम का आंसर, एलसीएम इज 3/7 इंटू n1 की लीस्ट वैल्यू 56। कितना आंसर आ गया? 24। गलत तो नहीं लिखा मैंने? या फिर n2 की लीस्ट वैल्यू, वेदर यू अप्लाई लीस्ट वैल्यू ऑफ n1 और यू अप्लाई लीस्ट वैल्यू ऑफ n2, आंसर तो सेम ही आएगा। 8/5 इंटू लीस्ट n2 15 24। कुछ समझ आया? तो आज के बाद तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे छोटे भाई बहन या तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर के पास में छोटे बच्चे हैं ना, उनको आज से समझाना कि देखो तुम लोग एलसीएम कैसे निकालते हो 12 और 18 का,
इस तरह से निकालते हो ना, उनको कहना ऐसे मत किया करो, ठीक है, डेफिनेशन पे जाओ। ठीक है, और डेफिनेशन सेज 12n1 18n2, है ना, उन बच्चों को पढ़ाओ तुम लोग कि देखो बेसिक फंडामेंटल से कैसे एलसीएम निकालते हैं। बाकी वो भी फंडामेंटल है, लेकिन उसको एक फॉर्मेट दे दिया गया, ठीक है ना। तो वो बेचारे बच्चे क्या ना रट के करते हैं कि ऐसा करते हैं, उनको उसके पीछे का लॉजिक समझाओ कि ये है लॉजिक एलसीएम। और फिर कहना कि चलो सबसे छोटा n1 n2 निकालो, तो 2n1 3n2, तो सबसे छोटी वैल्यू n1 की मानते हो 3, n1 लीस्ट इज 3। अब n1 की सबसे छोटी वैल्यू पुट करके निकाल दो कि देख तेरा एलसीएम कितना आ गया, 12 इंटू लीस्ट वैल्यू 3, मानते हो 36 आंसर आ गया, वेरी इजी। और अगर वो कहे कि भैया आपने 2 का तो सिखा दिया, 3 का कैसे करोगे, कहना तू अपने आप कर ले, जो 2 का आंसर आया है उसको उठा और तीसरे के साथ कर, कि अब यही प्रोसेस आंसर ऑफ 1 and 2 विथ थर्ड। तो तुमको लगता नहीं कि इस प्रोसेस से मैं कितने भी नंबर के एलसीएम निकाल सकता हूं, दिमाग लगाओ, है ना। तो एटलीस्ट फंडामेंटल तो पता होना चाहिए ना कि डेफिनेशन एलसीएम की होती क्या है, मैंने डेफिनेशन से किया है, दैट्स इट। चलो क्विकली थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फटाफट पढ़ो। चलो डन, 10 सेकेंड्स। फाइन, चलो एलसीएम निकालना सीख लिया लोगों ने, है ना। अब तुम्हारे हर बात का रीजन कि आपने कहा इररेशनल रैशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, तुम करके देख लो कि एक इररेशनल नंबर है क्यूब रूट ऑफ 2 और एक रैशनल नंबर है 5, तो तुम बुद्धि लगा क्या दोगे कि सर इसको हम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, इंटीजर, इंटीजर मानते हैं कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, कैन नॉट बी इक्वल, कभी इक्वल नहीं आएंगे, सही है, वेरी इजी कि हाँ ये बात तो एकदम ट्रू है। अब बात आती है इररेशनल नंबर, बोथ आर इररेशनल हैविंग कॉमन कॉज। कॉमन कॉज का क्या मतलब है कि इफ वन नंबर इज √3 5√3 एंड वन नंबर इज 3√3, मानते हो इन दोनों का कॉज √3 है, ये है दोनों का कॉज। तो तुमको लगता नहीं एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, कहना सर √3 को तो आप रख लो दिमाग में, 5 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 15, सही कह रहा हूं ना मैं, 15, तो डोंट यू थिंक आंसर इज 15√3। अरे तुम तो अपनी डेफिनेशन से कर देना सर, 5√3 n1 3√3 n2 √3 कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, फाइंड n1 n2, 5n1 बराबर 3n2, ठीक है ना, बात समझ में आई। और 5n1 इक्वल टू 3n2 से तुम n1 लीस्ट निकाल ही दोगे, तो उसके थ्रू योर आंसर कम्स आउट 15√3। तो मेरे ख्याल से हर बात का रीजन है, फाइन, इजी। अब तुम समझ गए ना कि इफ आई आस्क यू टू फाइंड एलसीएम ऑफ √3 एंड √2, नहीं एग्जिस्ट करेगा। अरे इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, कभी इक्वल आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते। चाहो तो तुम कहना रुको रुको, तुमको बच्चों वाले टेक्निक से बताता हूं कि क्यों नहीं आ सकते, है ना। कहना मान ले, इक्वल मान ले, n1 अपॉन n2 √2 अपॉन √3, कहना ये क्या हो गया, कहना ये तो रैशनल है, n1 अपॉन n2 इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये तो रैशनल है, और ये क्या है, ये तो इररेशनल है। एक रैशनल एक इररेशनल कब से इक्वल होने लगे, समझ आई बात। तो कुछ लग रहा है ना कि सर आप तो यार हैं, हम तो सोचते थे कि आप पता नहीं क्या ऊपर ऊपर की बातें पढ़ाते होगे, हैं, पता पड़ रहा है कि आप तो 4th 5th की बातें भी बता देते हो, नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है ना।
तो बहुत लोगों के मन में मेरे बारे में बहुत गलत गलत धारणाएं बनी हुई है, ठीक है ना। चलो, गॉट द आइडिया, ठीक है। ओके, नाउ तो आई थिंक एलसीएम कंसेप्ट इज क्लियर। अब जरा एलसीएम की बात को ही एक स्टेप और बढ़ाते हैं ना, बहुत ज्यादा काम का कंसेप्ट है। ठीक, मान लो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एलसीएम एग्जिस्ट, हम मान के चल रहे हैं कि आपका फंक्शन जी और एच का पीरियोडिक है और इसका एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक, तो वो जो आपने दिस फंक्शन पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड टी, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया, अब तुमको एक बहुत अजीब सी बात सुनने में आने वाली है। फंडामेंटल पीरियड, तुमने अभी मेहनत करके फॉर्मूला सीखा कि सर ये आंसर होता है, मे फेल। ये फंडामेंटल पीरियड तुमको गलत आंसर दे सकता है, मे फेल, है ना। नॉट नेसेसरी कि जो आंसर है ना वो एलसीएम आंसर आपका फंडामेंटल पीरियड होगा, नॉट नेसेसरी। अभी बताता हूं क्यों। ठीक, नो एग्जाम्पल्स, है ना, कि इस एग्जाम्पल में देखो फेल हो गया, दूसरे एग्जाम्पल में देखो फेल हो गया। बेसिक से बात करते हैं। तुमको क्या ऐसा फील हो रहा है कि जो तुमने डेरिवेशन किया था आंसर का, बहुत ध्यान से सुनना, बात एक बार में समझ में आनी चाहिए। तुमने डेरिवेशन इस आइडिया से किया था कि आफ्टर T1 g ऑफ x प्लस T1 gx हो जाएगा, h ऑफ x प्लस T2 hx हो जाएगा। तुमने इस एजम्पशन को लेके किया ना, सॉरी एलसीएम, ये जो t है तुमने ये एजम्पशन लिया ना कि सर g ऑफ x प्लस t ये gx आ जाए और जो h ऑफ x प्लस t है वो hx आ जाए। इस बात को मान के तुमने आंसर निकाला। ठीक ठीक, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या पता कोई t से भी छोटा नंबर हो, देर इज अ स्मॉलर नंबर t डैश, मान लो, विथ सेटिस्फाई दिस। सोचो तो क्या, एंड टी डैश इज लेस, कि सर टी डैश ना टी से भी छोटा है, बताओ, मान लो। तो मुझे बताओ एफ का पीरियड क्या कहलाएगा? क्या एफ का पीरियड टी डैश नहीं कहलाएगा? सोचो इस बात को। हाँ बोलो यार, कोई जल्दी से हाँ बोलो। हाय नहीं, हाँ लिखना है। हाँ, कोई लिख रहा है हाय, हाय नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ फीलिंग आई? तो जो हमने एलसीएम आंसर डिराइव किया, एलसीएम, वो इस बात को लेके किया कि जो टी हम ऐड करेंगे, जी विल रिमेन जी, एच विल रिमेन एच, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि यार जी तो बन जाए एच और एच बन जाए जी, तो भी तो तुम्हारा सम सेम आया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो तुमने फॉर्मूला बनाया, ये फेल हो सकता है। और तुम्हारे दिमाग में एक थॉट डेवलप हो गया कि सर मुझे तो एक फीलिंग आ रही है कि ये फॉर्मूला अगर फेल हुआ तो वो किस तरह के प्रॉब्लम में फेल होगा? इन इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये फॉर्मूला फेल हो सकता है इन सच सिचुएशन। इंटर कन्वर्टिबल जानते हो, है ना। तुम बहुत कम ऐसे फंक्शंस देखते हो। सर एक इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन होता है साइन एंड कॉस, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना।
सही कह रहा हूं ना मैं? साइन एक्स कॉस एक्स आपस में चेंज नहीं हो जाते हैं कि सर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स इज कॉस एक्स, सही है ना? tan x एंड cot x आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक? sec एंड cosec आर इंटर कन्वर्टेबल, फीलिंग आ रही है, ठीक? तो तुम समझ गए कि यार मुझको ये जो आंसर है ना, इस पर कब डाउट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो आंसर निकाल रहा हूं वो गलत आ जाए। तो दैट आई विल चेक ओनली इन इंटर कन्वर्टेबल, है ना? तो फटाफट एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं और क्वेश्चंस पे चलते हैं अब, है ना? कि बहुत पीरियोडिक फंक्शन की बहुत थ्योरी पढ़ ली सर, इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे, है ना? बहुत ज्ञान मिल गया। तो अब थोड़ा लेट्स चेक दिस फंक्शन फॉर फंडामेंटल पीरियड। तो मुझे बताओ बाय ऑब्जर्वेशन तुम लोग इस बात को जानते हो क्या कि सर साइन की पावर एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर, एन नेचुरल, है ना? नॉट ओनली साइन, कॉस, ये सब सिंपल ऑब्जर्वेशन है यार, है ना? टेन, कॉट, पूरे 6 फंक्शन। बताओ फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? ऑफ ऑल देम, ऑल ऑफ देम, जल्दी बोलो, क्लास का टाइम आउट होने वाला है। इन सबका फंडामेंटल पीरियड मानते हो? सबका पाई होता है। ऑल ऑफ देम हैव फंडामेंटल पीरियड टाइम। हो गया टाइम, पाई होता है, पाई, ठीक है ना? और अगर मैं ऑड पावर दूं तो बताओ फंडामेंटल पीरियड ऑड पावर का। ये सब ऑब्जर्वेशन से फटफट आंसर करने हैं। सेक एंड कॉसेक, तो मानते हो इसमें सर 4 का आंसर 2 पाई होता है और 2 का आंसर पाई होता है। टेन एंड कॉट का आंसर पाई और समझ गए ना? बिल्कुल सही। तो ये सब ऑब्जर्वेशन, तो इन 4 का तो 2 पाई होता है और ये 2 का पाई, सॉरी कितना गंदा लिख दिया यार, सही है बात? तो अब इस लॉजिक से मानते हो दिस हैज पीरियड पाई, दिस ऑल्सो हैज पीरियड पाई, लेकिन क्या तुमको लगता है कि सर फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स इज नॉट पाई, इज पाई बाई 2? थिंक, फंडामेंटल पीरियड इज पाई बाई 2, है ना? तो मेरे मन में डाउट तब आया जब मुझे ये इंटर कन्वर्टेबल फंक्शन नजर आए, है ना? तो तुम तुक्के से कहना सर पाई बाई 2 ट्राई कीजिए आप, है ना? वैसे तो मैं तुमको दूसरे तरीके से दिखा दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो पता है ऑब्जर्वेशन से करता हूं क्वेश्चंस को। जो फंडामेंटल पीरियड के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आई प्रेफर टू डू यूजिंग ऑब्जर्वेशन, राइट? तो मैंने ऐसे ही तुक्के से ट्राई किया कि मुझे पाई तो दिख रहा था, मैंने कहा यार पाई से छोटा ट्राई करो, है ना? तो मैंने पाई बाई 2 अटेम्प्ट किया, तो देखो तुमको साफ दिखेगा, साइन की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स, है ना? एंड यू विल फाइंड कि सर वो बन गया कॉस की पावर 4, ये बन गया साइन की पावर 4। इजी। और किसी को अगर लॉजिक से जाना है तो यार मैंने एक छोटी सी बात तुम लोग को पॉइंट लिखवाना मिस किया, चाहो तो अब लिखवा देता हूं, इसको कॉपी करो यार एक बार। अब तो तुम लोग कुछ जवाब ही नहीं दे पाओगे ना, चलो कोई नहीं, एक पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं। कहां गए वो पॉइंट्स, कहां चले गए? नोट, ये तो नोट पे ही पूरा स्पेस ले लिया मैंने। थर्ड पॉइंट है ना, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड टी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज पीरियोडिक। इसको नोट बना लो,
अभी प्रूफ फट से बता दूंगा। टी बाई मॉड ए, रिमेंबर, रटना है। अभी बताता हूं क्यों, फट से कॉपी कर लो एक बार। टेन सेकेंड्स। तो इस पॉइंट को भी जरा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। टेन का पाई बाई टू थोड़ी होगा दिव्यांशु, पाई बाई टू नहीं होगा। पाई होगा, पाई। ओके, नोट कर लिया। फाइन। एफ एक्स पीरियोडिक विथ टी, इंटरेस्टेड इन ए एक्स प्लस बी। इसमें इंटरेस्टेड हूं ना, एक काम करते हैं, इसका पीरियड मान लेते हैं। मान लो दिस इज पीरियोडिक विथ टी डैश, मान लो, लेट। मानते हो अगर ये फंक्शन, इसको मन में जीएक्स पढ़ सकते हो, जीएक्स। सोचो कि यार ये क्वांटिटी को मैंने जीएक्स पढ़ लिया, तो क्योंकि जीएक्स पीरियोडिक विथ टी डैश है, तो मानते हो जी ऑफ एक्स प्लस टी डैश जीएक्स होगा फॉर एवरी एक्स इन डोमेन। नाउ जी ऑफ एक्स प्लस टी डैश इज व्हाट? एफ ऑफ जी एक्स, तुमने इसके बराबर बोला है ना, तो रिप्लेस एक्स बाई एक्स प्लस टी डैश। यही मतलब निकला ना कि सर ये हुआ जी ऑफ एक्स प्लस टी डैश इज जी एक्स। एफ ऑफ now if I read ax plus b to be some t, तो t plus at डैश बराबर f ऑफ t। तो क्या दिखाई दिया कि सर f तो पीरियोडिक विथ t था ना, तो क्या मैं यहां से आंसर करूं a t डैश शुड बी सेम एज t, है ना? तो t डैश t बाई ए। लेकिन अब तुम कंफ्यूज हो गए कि सर आपने मॉड क्यों लगाया, है ना? यार एक्चुअली ए नेगेटिव भी हो सकता था ना, कहीं किसी ने तुमको माइनस टू एक्स प्लस थ्री लिख दिया तो क्या तुम आंसर टी अपॉन माइनस टू लिख के आओगे? क्योंकि फंडामेंटल पीरियड पॉजिटिव दिया जाता है। तुम सोचो ना, साइन ऑफ माइनस टू एक्स का आंसर क्या होगा? साइन ऑफ माइनस टू एक्स। तो तुमको लगता नहीं आंसर टू पाई अपॉन माइनस टू नहीं होगा, आंसर टू पाई अपॉन प्लस टू होगा, दैट इज पाई। फील कर पा रहे हो, है ना? तो आई थिंक ये थॉट क्लियर है ना? तो नाउ यूज एज फॉर्मूला कि दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी पीरियोडिक with period t by mod a. I will apply in problems directly. Good. 10 seconds. Done. है ना? डन, राइट? अब जो प्रॉब्लम मैंने लिया था, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, जिन्होंने डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से कर दिया, दैट इज वेरी गुड कि सर आंसर पाई था और हमने पाई बाय 2 को ट्राई किया और आंसर पाई बाय 2 आ गया। बाकी तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से भी जा सकते हो कि सर आपने लिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमको दिए थे, उसकी मदद से साइन की पावर 4 2x 1 माइनस, सही है? मानते हो साइन 2x का पीरियड पाई को इवन पावर रेस कर दिया, इवन पावर।
तो तुमको लगता नहीं कि सर आपने लिखवाया था अभी कि साइन की पावर इवन का आंसर जो साइन का आंसर होता है उसका आधा था, ऑब्जर्व किया था कि नहीं? तो तुमको लगता नहीं इसका आंसर π/2 होगा? सोचो। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। फाइन, वेरी इजी है ना, बहुत आसान है। तो ऐसे छोटे छोटे एक आधा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, और कुछ खास बात नहीं है ना? तो अब तो तुम लोग साइलेंटली बस देखते जाओ, है ना? ये वैसे बहुत अच्छी सिचुएशन होती है जहां पर चैट एकदम बंद हो जाता है ना? नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। कोई क्लास तो नहीं यार है? लो भाई, दूसरी क्लास है, ठीक है, तुम छोड़ना पड़ेगा। ओके, मॉड साइन मॉड कॉस, इजिली मानते हो? मॉड साइन पीरियोडिक विथ पाई, मॉड कॉस पीरियोडिक विथ पाई, है ना? तो एलसीएम पाई हुआ ना, लेकिन तुम फिर कहना कि सर मेरे को ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि योर आंसर इज नॉट पाई, आंसर इज π/2। करके दिखा दो, कहना x प्लस π/2 डालिए, हमें दिख रहा है डायरेक्ट। इजी। अब बिल्कुल कंसेप्ट एकदम तगड़े हो गए हैं ना? अगले पेज में करते हैं यार, 10 सेकेंड्स, डन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना? लेट्स सी फंडामेंटल पीरियड। ठीक, इस बात को मानते हो कि सर ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल नहीं है? यार साइन 2/3 अगर कन्वर्ट होगा तो कॉस 2/3 में कन्वर्ट होगा, है ना? x को कुछ x प्लस कांस्टेंट डालने से अगर वो कॉस बनेगा तो कॉस 2/3x बनेगा, ना कि कॉस 3/5x होगा। तो इस क्वेश्चन में तुम मानते हो कि सर आपका एलसीएम आंसर सही आएगा, है ना? तो अब की बार चुपचाप एलसीएम निकालते हैं। इसका पीरियड 2π/a, 3π। इसका पीरियड 2π/3/5। सही। अब तो तुम लोग एलसीएम, है ना? कुछ लोग हो सकता है मुझसे वो फॉर्मूला सुनना चाहते हो कि सर आपने यार वो फॉर्मूला भी हमें बता देते ना, कि दो रैशनल नंबर का एलसीएम का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला हमने सुन रखा है, ठीक है ना? तो जो तुमने सुन रखा है वो बिल्कुल सही होता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, बाकी तुम लोग इस फॉर्मूले से करना प्रेफर करते हो और मैं इसको फंडामेंटल से करना प्रेफर करता हूं कि कहां समय लगता है यार फंडामेंटल से करने से। लेट एलसीएम बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3π, लेट एलसीएम बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10π/3। तो 9n1 10n2, मानते हो लीस्ट n1 n2, तो n1 लीस्ट is 10। तो व्हाट इज माय आंसर टू फंडामेंटल पीरियड? 3π into 10 is 30π। इजी। तो माय आंसर विल बी 30π। चलो होमवर्क बता देता हूं। होमवर्क एक्सरसाइज 1 को पूरा कर लेते हैं ना। कल के क्लास में आई विल डिस्कस रिमेनिंग। कल क्लास है कि नहीं है? कल क्लास शायद नहीं है ना? हाँ, कल नहीं है आई थिंक। तो फिर तो तुम लोग पूरा होमवर्क करके आना कि रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 एंड
एंड पीटी तो बहुत इजी होगा ना, प्रोफिशिएंसी टेस्ट काफी आसान होने वाला आई थिंक। रुको यार, मैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बजाय तुमको एक्सरसाइज 2 से थोड़े से क्वेश्चन देता हूं, थोड़े से ही दूंगा क्योंकि कल जो अपनी अगली क्लास है ना उसमें आई विल एंड फंक्शंस। वन टू थ्री एंड फोर, बस इतने ही डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, जय हिंद।